आज हम चर्चा करेंगे जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो किसी भी अपराध में तो उसको कितने समय तक डिटेंशन में रखा जाता है। सीआरपीसी का सेक्शन 57 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करेगी और उसमें आने जाने में जो समय है लगेगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये प्रावधान अब वर्तमान में 58 बीएनएसएस के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा सीआरपीसी का जो सेक्शन है 76 वो भी ये कहता है कि न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। आने जाने में लगा हुआ समय ये एक्सक्लूड होगा और वो जो प्रावधान है ये बीएनएसएस में 78 के अंतर्गत किया गया है। फर्क दोनों में ये है कि पुलिस कितने समय तक 57 में ये प्रावधान की पुलिस कितने समय तक उसको अपने पास रख सकती है, यानी कि वो 24 आवर्स के अंदर ही रखेगी और न्यायालय में पेश करेगी। और उसको 76 से कहता है कि विद 24 आवर्स उसको सब जल्दी जल्दी न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब बात ये आती है कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक तो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। बेलेबल ऑफेंस में बेल पे छूटना अभियुक्त का अधिकार होता है। अगर वो न्यायालय के समक्ष जमानत मुचल के प्रस्तुत करता है तो न्यायालय उसको छोड़ देगा। जमानती अपराध में जमानत आवेदन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। धारा 436 के अंतर्गत सीआरपीसी के अंतर्गत और बेलेबल अपराध में जमानत न्यायालय दे देता है। और ये प्रावधान अब जो बीएनएसएस है उसके अंदर 478 में किया गया है। कई बार इसमें ये भी प्रावधान है 436 सीआरपीसी और 478 बीएनएसएस में कि अगर कोई व्यक्ति के पास जमानतदार नहीं है और जमानती अपराध है तो अगर न्यायालय उचित समझे तो उसको पर्सनल बॉन्ड भी छोड़ सकता है। लेकिन इन धाराओं के सबसेक्शन 2 में प्रावधान है कि जमानती अपराध में जमानत पे छूटना उसका अधिकार भले ही है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक बार बेल मिल जाए और बेल की शर्तों का उल्लंघन कर दे यानी बेल जंप कर दे तो फिर वो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि उसका अधिकार नहीं रहेगा। फिर न्यायालय का विवेकाधिकार है कि जमानती अपराध में भी जमानत दे कि ना दे। तो अभियुक्त का जो जमानती अपराध में जमानत पे छूटना अधिकार है वह जब बेल जंप करता है तो वो अधिकार के रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकता, न्यायालय का विवेकाधिकार हो जाता है। अब बात यह आती है कि जमानती अपराध में तो 436 और 478 बीएनएसएस के अंतर्गत उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन गैर जमानती अपराध, गैर जमानती जब अपराध होगा तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो एप्लीकेशन लगेगी वो पहले सीआरपीसी की धारा 437 थी उसके अंतर्गत लगती थी। अब बीएनएसएस की जो धारा है वो 480 के अंतर्गत पहले एप्लीकेशन फाइल होती है। मजिस्ट्रेट देखता है कि अपराध गंभीर है, 7 साल 10 साल मृत्यु आजीवन कारावास दंडनीय अपराध है तो वो बेल देने से इनकार कर सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई 16 वर्ष से कम उम्र का है, महिला है, मरीज है या इनफर्म व्यक्ति है कोई, तो न्यायालय बेल दे सकता है। 437 सीआरपीसी और रीड विद सेक्शन 480 बीएनएसएस के सबसेक्शन 6 में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। उसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति नॉन बेलेबल है और ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट है और किसी व्यक्ति को बेल खारिज भी हो जाए उसकी पहले, लेकिन जिस दिन वह एविडेंस के लिए केस फिक्स हो जाए उसके अगर विद इन 16 डेज ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो वो बेल पे छूट जाएगा। मतलब ये कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो चोर दरवाजे होते हैं ना बेल लेने के, वो हैं कि किसी व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि एक्साइज वगैरह केसेस में कई बार बेल खारिज हो जाती है, लेकिन अगर वो
जिस दिन एविडेंस के लिए फिक्स होता है उसके विद इन 60 डेज ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो एप्लीकेशन मूव करता है तो उसको बेल मिल सकती है। अब बात यह आती है कि एक नया प्रावधान भी कुछ समय पहले जोड़ा गया था सीआरपीसी में 437A कि जब कोई ट्रायल चल रहा है तो जजमेंट होने के पहले ट्रायल कोर्ट अपीलेट कोर्ट में उपस्थिति के लिए एडवांस में बेल फर्निश करा सकता है। ये प्रावधान अब जो बीएनएसएस है उसमें सेक्शन 481 में किया गया है। ये मजिस्ट्रेट के यहाँ बेल एप्लीकेशन लगाने का था कि अगर अपन वर्तमान में लगाएंगे तो 480 बीएनएसएस के अंदर लगाएंगे। अब मजिस्ट्रेट के यहां से अगर बेल खारिज हो गई तो हम उसको जब सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में बेल लगाएंगे तो वो बेल हमारी जो है 439 में पहले जाती थी, अब वो जाके 483 में जाएगी। यानी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को रेगुलर बेल जो व्यक्ति कस्टडी में है जिसकी मजिस्ट्रेट ने बेल खारिज कर दी है उसकी बेल देने का सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को समान अधिकार है। 483 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन पेश किया जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में जैसे मैंने बताया कि बेलेबल ऑफेंस में आपका राइट है बेल में छूटना एक्सेप्ट कि आपने बेल जम किया हो, लेकिन नॉन बेलेबल केसेस में आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपका एज राइट नहीं है, न्यायालय का डिस्क्रिशन है कि वो बेल दे या न दे। अब एक और बात आती है कि एक व्यक्ति कस्टडी में नहीं है, उसको एप्रीहेंशन है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान पहले 438 सीआरपीसी में था, अब वो 482 बीएनएसएस के अंतर्गत है। ये जो एप्लीकेशन होती है ये सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष फाइल होती है। एंटीसिपेटरी बेल कभी मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल नहीं होती। एक और प्रावधान है जैसे कि मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर ही पेश करना होगा। जब बात आती है कि जुडिशियल रिमांड, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करते हैं तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि 24 घंटे में उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता तो वो जुडिशियल रिमांड देता, उसको जेल भेज देता और चालान पेश करने के लिए जुडिशियल रिमांड देता। और विवेचक जो होता है वो कहता है साहब हमारा चालान पेश नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन, चालान नहीं पेश हो सकता इसलिए हमको टाइम दिया जाए। तो वो एक बार में 15 दिन से अधिक का रिमांड नहीं दे सकता जुडिशियल रिमांड, मतलब डेट जो देगा चालान पेश करने के लिए विद इन 15 डेज ही देगा। अब कितने समय तक का वो रिमांड दे सकता है, इसमें यह है कि अगर जिन केसेस में नॉट लेस देन 10 ईयर्स या उससे ऊपर आजीवन कारावास का प्रावधान है उसमें 90 दिन तक का रिमांड दे सकता है मैक्सिमम चालान के लिए जुडिशियल रिमांड, और उससे छोटे केसेस में 60 दिन तक का जुडिशियल रिमांड दे सकता है। तो सेक्शन 167 सीआरपीसी में जो प्रावधान था वो 187 में 2 में प्रावधान हो गया। ये भी एक चोर दरवाजा है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसमें 10 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है उसमें 60 दिन के अंदर चालान चार्जशीट पेश नहीं की जाती आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके, और उससे ऊपर वाले जो सजा के अपराध हैं उनमें 90 तक अगर चार्जशीट कंप्लीट नहीं करके पेश की जाती तो अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन लगाने पे वो मजिस्ट्रेट जिसके यहाँ वो रिमांड चल रहा है वो उसको बेल छोड़ देगा। तो ये भी एक चोर तरीका है। कई बार बहुत हीनियस ऑफेंडर जो होते हैं वो जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं उनको बेल मिलने की उम्मीद नहीं है, तो वो कई बार ऐसा देखने में आता है कि संबंधित विवेचक को मैनेज करके और चालान उस अवधि में पेश नहीं होने देते, उसका लाभ लेकर के बेल आउट हो जाते हैं। तो ये जो बेल संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसके संबंध में आपको संक्षिप्त में जानकारी दी गई है।